हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज से हम लोग हिंदी ग्रामर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप 12th के अलावा जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये हिंदी ग्रामर किसी क्लास प्रॉपर का नहीं होता है। जिस भी एग्जाम में हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप निश्चित रूप से एग्जाम में बना के आइएगा। तो चलिए, हालांकि इससे पहले मैंने आप लोगों को हिंदी ग्रामर का लगभग प्रत्येक टॉपिक क्लियर कर चुका हूं, लेकिन वो था विदाउट फेस वाला, और इसमें हम व्हाइट बोर्ड पर समझाएंगे। तो इसमें मेरा अनुमान है जो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, इसलिए मैं सोचा व्हाइट बोर्ड पे एक बार क्यों नहीं इसको अच्छे से क्लियर किया जाए। तो आज हम लोग स्टार्टिंग से देखने वाले हैं और लगभग हिंदी ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक को देखेंगे। पहले ये थ्योरी समझ लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसे हम एमसीक्यू के रूप में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और इसी प्रकार से आप लोगों को हिंदी ग्रामर का जो है प्रत्येक चैप्टर का जो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों आता रहेगा। तो उसे देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों का साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं। तो देखिए, हिंदी ग्रामर, तो पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी व्याकरण होता क्या है? तो देखिए, बोला जा रहा है हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलने संबंधित नियमों का उल्लेख रहता है। जनरली बात करें तो व्याकरण जो है प्रत्येक भाषा का होता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर को ही हिंदी में व्याकरण बोला जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, समझे? तो उस व्याकरण में क्या काम रहता है, तो उस विषय से रिलेटेड जितना शुद्धता, मतलब रूल नियमों का उसमें एक प्रकार से क्या रहता है, उल्लेख रहता है। जैसे हिंदी व्याकरण है, तो हिंदी व्याकरण में क्या है, तो हिंदी का व्याकरण है। इसका मतलब हिंदी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए जो नियम सब होगा वो सबका उल्लेख कहाँ रहेगा, तो हिंदी व्याकरण में। तो उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण क्या है, तो हिंदी व्याकरण बोल सकते हैं हम एक शास्त्र है जिसमें हिंदी भाषा संबंधित बोलने, लिखने या पढ़ने संबंधित नियमों का क्या रहता है, तो उल्लेख किया रहता है। तो ये हो गया सिंपल एक हिंदी व्याकरण का परिभाषा। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए। हालांकि ये एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है। उसके बाद है जो हिंदी व्याकरण के जनक पूछा जाएगा। अगर हिंदी व्याकरण के जनक, हालांकि ये सब क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर पता रहना चाहिए, जो हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हिंदी ग्रामर के बारे में इतना बेसिक नॉलेज जरूर रहना चाहिए, जो हिंदी व्याकरण होता क्या है और हिंदी व्याकरण के जनक कौन है। तो याद रखिएगा, बनारस के श्री दामोदर पंडित जी को कहा जाता है हिंदी व्याकरण का जनक। मुझे उम्मीद है इससे पहले आप लोग नाम नहीं सुने होंगे। अगर जो दोस्त सुने हैं तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा जो हिंदी व्याकरण के जनक कौन है। ईमानदारी पूर्वक अगर आप इससे पहले जानते होंगे तो निश्चित रूप से ये नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। फिलहाल इसे जरूर याद रख लीजिएगा, जो हिंदी व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है, तो बनारस के श्री दामोदर पंडित जी को, इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, व्याकरण को जो हम सरलता पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे 5 भागों में बांट के देखते हैं। तो 5 भागों में जो बांट के देखते हैं उसमें से पहला क्या है, तो पहला है हमारा वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में क्या करते हैं हम लोग, तो वर्ण से रिलेटेड अध्ययन करते हैं, मतलब जिसमें वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण क्या है, उसके नीचे में तो जानकारी मिलेगा ही, समझ लीजिए। जैसे लिखते हैं अ, आ, ये सभी क्या है, वर्ण है। मतलब हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण विचार में क्या अध्ययन करेंगे हम लोग, तो वर्णों के बारे में। उसके बाद है शब्द विचार। दूसरा पार्ट क्या है, शब्द विचार। तो नाम से ही स्पष्ट है शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, मतलब शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द। जैसे देखिए, ये राम, तो राम क्या हो गया, एक शब्द हो गया। क्या बोले हैं, शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे राम एक क्या है, शब्द, इसी को आगे उल्टा के हम मान लीजिए लिख देते हैं म रा, तो इसका क्या है, कोई अर्थ नहीं है, तो इसको हम शब्द नहीं कह सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को। सार्थक का मतलब क्या होता है, तो जिसका कुछ अर्थ हो, मतलब वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ देता है उसे हम लोग बोलते हैं शब्द। जैसे बोल सकते हैं राम क्या है, एक शब्द है।
इसमें अगर वर्ण हम ढूंढेंगे तो राम में वर्ण कौन सा होगा, तो देखिए र हलंत बोल देंगे, उसके बाद आ, उसके बाद म हलंत प्लस अ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो राम एक शब्द है इसमें कितने वर्ण का मेल है, तो इसमें कुल 4 वर्ण का मेल है। जैसे र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, तो ये हो गया वर्ण और ये हो गया हमारा शब्द। तो वर्ण विचार में क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्ण के बारे में। उसके बाद हो गया शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, तो शब्द से रिलेटेड, मतलब शब्द के जितने भी प्रकार होता है उस सभी को हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार में। उसके बाद आता है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह को। शब्दों के सार्थक समूह कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो उसे हम लोग बोलते हैं वाक्य। जैसे बोलते हैं, देखिए जैसे लिखेंगे राम विद्यालय जाता है। तो इसमें देखिए राम एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है, जाता एक शब्द है। तो ये सभी शब्दों का क्या है, एक समूह है और इसका अर्थ भी निकलता है जो राम विद्यालय जाता है। तो इस पूरे को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, तो वाक्य बोलेंगे। तो वाक्य विचार में क्या पढ़ेंगे हम लोग, वाक्य के बारे में। वाक्य के भी कई प्रकार होते हैं, वो सभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। बस आप लोग वीडियो को नियमित देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका फैमिली है और इसे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप ही लोगों के है, इसलिए निश्चित रूप से आप लोग इसे शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद चिन्ह विचार। तो चिन्ह विचार नाम से ही स्पष्ट है, चिन्ह विचार। चिन्ह विचार में क्या करेंगे हम लोग, तो विभिन्न प्रकार के चिन्हों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे क्या हो गया, जैसे बोलते हैं ऐसे देते हैं ना, तो ये हो गया कॉमा। उसके बाद ये होता है मतलब इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद ये होता है पूर्ण विराम होता है। उसी प्रकार ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद ये कौन सा चिन्ह होता है, इसे आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में, कमेंट करके बताइएगा। ये आइडिया वाला जो आई होता है ये किसका चिन्ह है। तो चिन्ह विचार में चिन्ह के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद हो गया लास्ट 5वां होता है हमारा छंद विचार। तो उसमें विभिन्न प्रकार के छंद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। जो हिंदी व्याकरण को जो है अध्ययन की दृष्टि से उसे 5 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया वर्ण विचार, दूसरा हो गया शब्द विचार, तीसरा हो गया वाक्य विचार, चौथा हो गया चिन्ह विचार और 5वां हो गया छंद विचार। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग, पहला जो पार्ट हमारा था वर्ण विचार, तो अब हम लोग वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। तो देखिए वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो वर्ण विचार में क्या होता है, मतलब वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं वर्ण किसे कहेंगे, तो देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मतलब वर्ण जो है उस मेन ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, वह सबसे छोटा पार्ट होगा, तभी हम उसको खंडन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है आपका, तो इस बोर्ड में क्या क्या मिला है, तो बोर्ड में मैंने सनमाइका चिपकाया है, उसके बाद प्लाई लाया है, उसके बाद बीट लाया है, तब जाके ये क्या बना, हमारा बोर्ड बना। तो बोर्ड की हम सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या सब मिलके बना है, तो सनमाइका लाए हैं, फिर लाए हैं प्लाई लाए हैं, उसके बाद बीट लाए हैं। तो ये बीट सब एक प्रकार से क्या हो गया, वर्ण हो गया इस प्रकार से, मतलब सबसे छोटा इकाई। जैसे हमारा मान लीजिए दीवार है, तो दीवार में क्या सब हम मिलके बनाए, तो दीवार में सीमेंट लगा है, बालू लगा है, उसके बाद ईंट लगा है। तो ये सभी जो छोटा छोटा कण है उसी को बोलते हैं भाषा के शब्द में, मतलब भाषा के शब्द में बोलेंगे तो उसे बोलते हैं वर्ण। तो उम्मीद है समझ गए होंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। या हम दूसरी भाषा में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, जो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जैसे बोल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ स्टार्टिंग में बता दिया हूँ राम, जैसे लिखेंगे हम मान लीजिए गया, जैसे मान लीजिए क्या है गया, तो गया एक क्या है शब्द है। तो इसके अगर वर्ण का हम पता करेंगे तो वर्ण कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ ग है, तो ग का मतलब यहाँ ग हलंत प्लस अ, उसके बाद या का क्या हो जाएगा य हलंत प्लस आ। तो इस प्रकार से गया में आप लोग देख सकते हैं जो 4 वर्ण मिल के बना है गया, ग हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस आ। वैसे यहाँ चारों वर्ण मिल के तब क्या बना है, गया बना है।
तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो गया हमारा क्या है, तो एक शब्द है और ये जो चारों क्या है, वर्ण है। तो यही हो गया। वर्ण किसे बोलते हैं, तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, या बोल सकते हैं जो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे, तो वर्ण बोलेंगे। जैसे इंग्लिश में होता है ना अल्फाबेट, जैसे इंग्लिश का कोई भी वर्ड लिखेंगे तो क्या होता है, ये ABCD से होता है। तो यही हो गया हमारा क्या, तो ये हो गया इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट की सबसे छोटी इकाई या स्मॉलेस्ट पार्ट, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फाबेट मतलब ABCD। सेम हिंदी में क्या होता है, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, तो वर्ण बोलते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताया कीजिए। उसके बाद है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, वर्णमाला मतलब वर्णों का माला। माला में क्या रहता है, तो फूल का एक समूह रहता है, फूलों से गुथा रहता है। तो वर्णमाला में क्या होगा, तो वर्णों का समूह होगा। तो बोल सकते हैं हिंदी भाषा में जितने भी वर्ण है उस वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। समझ गए होंगे निश्चित रूप से। उसके बाद है जो हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो ये है देवनागरी। इससे क्वेश्चन बनता है काफी बार एग्जाम में। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी ग्रामर पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो ये है देवनागरी। और देवनागरी वर्णमाला में जो है कुल 52 वर्ण है। देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, तो 52 वर्ण है, जो इस प्रकार से है। तो 52 वर्ण कौन सा है, तो देखिए पहला हो जाता है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा हिंदी में जो है स्वर वर्ण की संख्या 11 है। उसके बाद है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या है 33। उसके बाद हो गया अनुस्वार। अनुस्वार बोलते हैं जैसे बचपन में पढ़ते होंगे ना, क अनुस्वार कंग, मतलब क पर अनुस्वार कंग, तो ये जो है ऊपर में इसी को बोलते हैं अनुस्वार। तो वास्तव में इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, तो क अनुस्वार कंग, जैसे अ पर अनुस्वार अंग बोलते हैं। उसके बाद हो गया विसर्ग। तो विसर्ग ये आगे वाला जो दो होता है, जैसे बचपन में पढ़ते हैं कबीरसर क, क्या बोलते हैं, कबीरसर क। तो वास्तव में उसका उच्चारण क्या होना चाहिए, तो क विसर्ग क, क्या होना चाहिए, क विसर्ग क। तो यही दो चिन्ह जो है, जो अनुपात में पढ़ते होंगे मैथ में आप लोग, इसी को हिंदी में बोलते हैं विसर्ग। तो ये हो गया अनुस्वार और विसर्ग, कितना हो गया, 2। उसके बाद हो गया द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या भी 2 है। कौन कौन, एक है ड और दूसरा है ढ। तो याद रखिएगा हिंदी में ड और ढ को क्या बोलते हैं, तो द्विगुण व्यंजन। उसके बाद होता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। कौन कौन है, तो ये हो गया अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये कुल कितना हो गया, 4। इस प्रकार से आप इस सभी को जब ऐड कीजिएगा तो 11 और 33 कितना हो गया, 44। 44 के बाद 44 4 कितना हो जाएगा, 48, 2 50 और 2 52। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में जो है कुल 52 वर्ण होते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। उसी प्रकार से आप लोगों को इंग्लिश भाषा की लिपि कौन सी है, तो इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो इंग्लिश भाषा की लिपि कौन सी है।